ये क्लास इकोनॉमिक्स रिवीजन की पहली क्लास है। इसके बाद जब तक पूरी इकोनॉमिक्स का रिवीजन नहीं हो जाता तब तक लगातार कंटिन्यू क्लासें आती रहेंगी। बस आप देखते रहिएगा। हाँ, तो पहली क्लास तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो भारत विश्व में तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, तथा भारत में अर्थशास्त्र के जनक है विश्वेश्वरैया। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी 1976 में, वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितने होते हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर होते हैं प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक हो गया। कार्य के आधार पर होते हैं संगठित, असंगठित और स्वामित्व के आधार पर होते हैं, स्वामित्व के आधार पे एक तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोऑपरेटिव। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। उसके बाद है पूंजीवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ। समाजवाद का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था ब्रिटेन के शास्त्री जॉन एडम्स ने। ये उन्होंने तब दिया था कि उससे पहले एक बार ब्रिटेन में मंदी आ गई थी, उसके बाद उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। प्रायोजिक आय और मौद्रिक आय, तो है ना, प्रायोजिक आय तो ऐसे होती है जैसे एक श्रमिक, जैसे कोई भी श्रमिक है, उसने काम किया, काम के बदले उसे सीधे पैसे मिल गए, तो ये तो हो गई उसकी आय। उसके बाद में जब वो टैक्स दे देता है तब हो जाती है उसकी प्रायोजिक आय। उसके बाद में जब टैक्स दे देता है उसके बाद में हो जाती है प्रायोजिक आय। लेकिन जब देखो कोई भी इंसान होता है उसके बाद टैक्स नहीं, टैक्स के बाद उसके जैसे उसने कितने भी पैसे कमाए लेकिन कुछ उधार भी रह रहा होगा, तो वो जब प्रायोजिक आय में तो टैक्स चुकाता है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उन्हें पहले सीधी आय होती है, उसके बाद में अगर टैक्स चुका दो तो प्रायोजिक आय बच जाती है। लेकिन प्रायोजिक आय अब कोई भी इंसान है तो वो सीधे जैसे भी काम करता है तो उसके बाद उसे थोड़ा घाटा भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अपना डिप्लेशन हाशमूल घटा के जो बचता है उसे कहते हैं मौद्रिक आय। फिर मौद्रिक आय के बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं वास्तविक आय। तो वो इंसान की एक रियल इनकम होती है। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र है, तो देखो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एनएनपी को। एनएनपी में से जब अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तब बच जाएगी नेशनल इनकम। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो उसमें होता है नेशनल इनकम बटे देश की इनकम बटे देश की जनसंख्या, बस। तो भारत में अभी प्रति व्यक्ति आय है 1,50,000। 1,50,000। और ये इनकम आय ये जो भी होती है साल के हिसाब से निकाली जाती है कि एक साल में 1,50,000 कमाता है। भारत की आय की गणना करता है भारत का सांख्यिकी संगठन NSO। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार। सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। सबसे पहले भारत की आय की गणना किसने की थी? तो भारत की आय की गणना का इतिहास भारत की सांख्यिकी विभाग से भी पुराना। भारत की आय की गणना की थी
दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, और तब भारत की आय थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति। उसके बाद जीडीपी, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझाना होगा। देखो, सबसे पहले ये एक देश है। अब एक देश में इस इंसान ने कमाए 10 रुपये, इसने कमाए 20 रुपये, ये एक विदेशी इसने कमाए 30 रुपये। तो यही हमारे देश की भूमि हो गई। तो हमारी भूमि के अंदर जो कमाता है उसे कहते हैं जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब घरेलू उत्पादन, शुद्ध घरेलू उत्पादन। तो हमारे यहाँ जितनी भी कमाई हुई है 40 रुपये, वो हमारी ही है। बट सच्चाई तो ये है कि 30 तो ये विदेशी है, एक उसकी कमाई है। बट जो ये सब कुछ जोड़ दिया जाता है वो जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। जब जीडीपी में से जब जीडीपी में से हाशमूल घटा दिया जाता है तब बचती है जीएनपी। हाशमूल कहते हैं x माइनस वाई या y माइनस एक्स, कुछ भी कर लो। इसे शुद्ध शोधन आय हिंदी में कहते हैं। फिर जीडीपी में से जब डिप्लेशन घटा दिया जाता है तो एनएनपी बचता है। तो एक बार मैं अच्छे से समझा दूँ जीडीपी, सॉरी। जीडीपी भी दो तरह से निकाला जाता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे और एमआरपी, मार्केट कॉस्ट पे। और इनमें भी फिर निकालने की विधि भी दो है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। अगर किसी को ये डीप समझना हो तो बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।